चेक कर लो, आवाज आ रही है? हाँ ओके ओके। तो एक ये खाली एक सम के अंदर, एक नोट्स के अंदर भूल है, लेकिन बाद में ऐसा हो तो फर्स्ट आगे के लेक्चर्स की जो नोट्स भेजनी है ना, साथ में ये सेकंड का भी चेक करके चेंज करके मैं भेज दूंगा। ओके, यहाँ खाली ध्यान देना। भूल से मैंने यहाँ 20 उसमें भी कर दिया था, जल्दी जल्दी। इसकी वजह से ये यहाँ मैंने 20 किया तो हमारा आंसर ऐसा आ रहा था कि एक्सलेशन 0 आ रहा था, समझो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाद में मुझे यहाँ एफ के की वैल्यू मैंने 0.2 या 5 ली थी, पहले कुछ 0.2 ली थी। यस, यहाँ 0.2 ली थी, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। बाद में मैंने ये चेंज करने के लिए ये सब कुछ चेंज किया, लेकिन यहाँ गलती थी कि 100 भूल से 10 लिखा था, वो नहीं देखा मैंने। और ये सब कुछ चेंज करना पड़ा था मुझे। ओके, तो वैल्यू थोड़ी अपने हिसाब से लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स कहीं से लिया था ना, उसमें वैल्यू नहीं थी। ओके, खाली ऐसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, मैंने अपने हिसाब से रैंडमली वैल्यू लेके ये सम बनाया था, इसलिए। ओके, जो भी भूल हो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे ना, तो हमें भी पता चले, तो दूसरे स्टूडेंट्स जो रट्टा मार रहे हैं ना नोट्स में से, उसको दिक्कत ना हो बाद में। ओके, चलो। Inertial and non-inertial frame of reference. This is the most basic concept of न्यूटन्स लॉ। क्योंकि न्यूटन्स लॉ में दिक्कत क्या थी कि न्यूटन्स लॉ में आपने एक वर्ड याद रखा था, इनर्शिया। इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ है वो इनर्शियल रेफरेंस के लिए ही काम कर रहे हैं। न्यूटन्स के सारे लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए काम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए काम नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे सर ये है क्या इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई न्यूटन्स के जो लॉ है वो ऐसे केस के लिए काम कर रहे थे जिसमें जो ऑब्जर्वर है, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने लिया, लाइक एग्जांपल 4, अब बस में जा रहे हो, समझ लो, अब बस में जा रहे हो, बाहर से जो बंदा देख रहा है उसके लिए ये आप अब उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना, तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर क्या है बच्चों? स्टेडी है, इसका एक्सीलरेशन 0 है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन 0 होता है, एक्सीलरेशन 0, ये ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से, ये भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता है, उस केस के लिए हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ये जो बंदा है, वो खुद एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होता है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं होती। अब उस केस के लिए ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो काम आएगा नहीं। मुझे पता है आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दूसरे का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। चलो, ओके, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना टफ हो जाएगा। चलो, जो नोट्स के अंदर मैंने एग्जांपल लिया वही एग्जांपल समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ लो। अब आपने वो ऑब्जर्व किया होगा, यदि आप राइड्स में बैठे हो तो वो होड़ी वाली राइड्स नहीं होती, ऐसे 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 होती रहती है। हाँ उसमें ऑब्जर्व किया होगा, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर ले जा रहे होते तो आप कुछ हेवी लग रहे होते, लेकिन वो जब नीचे ले रही होती तो आपको ऐसा लगेगा आपका कोई मास है ही नहीं, आपका कोई वेट ही नहीं, आप एकदम फुल्लू जैसे हो। किया है फील कभी किसी ने? हाँ सर। किया है फील किसी ने कि ऑब्जेक्ट को जब कोई ऐसे राइड्स के अंदर बैठ रहे हो और राइड्स आपको ऊपर ले जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत हेवी हो और आपका बॉडी हेवी लगेगा, आपको ऐसा कुछ फील होगा। लेकिन वही केस में जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे ले जा रहे हो, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी जो लग रही है उसी फोर्स में ऑब्जेक्ट राइट्स आपको ले जा रही है, तो तब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई फोर्स है, आपका कुछ वेट है नहीं, और है तो बहुत छोटा या 10-15 किलोग्राम हो, ऐसा कुछ फील होता है। तो इसको हम बोलेंगे जनरली सूडो फोर्स। और जो सूडो फोर्स है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक में आपको जो समझना है वो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए समझना है कि आप जब ऐसे केस के लिए, जब आप ऐसे केस में समझ रहे हो, तब आपके न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होंगे। जो आप राइड्स में बैठे हो, आप ऊपर जा रहे हो, आपका वेट एक्चुअली 50 किलोग्राम है, लेकिन जब आप मेजर करोगे तो आपका वेट 70 किलोग्राम जैसा लगेगा। यानी कि इस केस के लिए न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम यानी कि क्या?
कि जब ऑब्जर्वर ओके, मैं यहां से ही बता देता हूँ, दो फ्रेम है, एक फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर क्या है, बोलो ऑब्जर्वर क्या है, स्टेडी। ऑब्जर्वर स्टेडी है, और या तो कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। दो केस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेडी हो सकता है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस केस में एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो इस केस में उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है और वेलोसिटी उसकी वेरिएबल होगी। अब ये जो है इसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। यहां हम ऑब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे, ध्यान दो, जो फ्रेम लिया उसकी बात कर रहे, ऑब्जर्वर की बात कर रहे, जहां से आप देख रहे हो, और इसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसे, लीफ है, लीफ के एक साथ कोई दूरी लगी हुई है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ आप अपने आप को भी फील कर सकते हो, इसको समझने के लिए ऐसे फील कर सकते हो। लीफ है, यदि एक मिनट मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज वो क्वेश्चन रह जाएगा बाद में। लीफ के साथ कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, लीफ के साथ कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। अब लीफ जब ऊपर जा रही है तो ये जो टेंशन फोर्स लगता है वो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कुएं में से पानी बाहर निकल रहे हो डोरी से, क्या लगता है, फोर्स ज्यादा लगता है कि कम लगता है आपको? વધારે। आपका ऐसा लगता है कि जो पानी की बाल्टी आप कुएं में से निकाल रहे हो, उस पानी की बाल्टी एक्चुअली 5 किलोग्राम की होती, लगती है आपको 10 किलोग्राम जैसी, इतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द पुली सिस्टम, इसलिए तो हम पुली यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे फोर्स लगाना होता है तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा, और इसलिए ऐसे केस के लिए पुली लगा देते। पुली में क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को? थोड़ा फील कर रहे हो कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ओके। हाँ अब सर। अब अब यहाँ ये लीफ ऊपर जा रही है, लीफ ऊपर जा रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो है, वो साइड वाली लीफ है, ओके, साइड, जो साइड के अंदर कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर होती है वो लीफ है, उसका वेट mg नीचे लगेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर इसको देख रहा है, उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो क्या होगा, उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, तो बता देगा ना कि T इज इक्वल्स टू mg। लेकिन यहां एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट देख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो उसका खुद का ए एक्सीलरेशन भी होगा कि नहीं? हाँ उसके ऑपोज में एक फोर्स लगता है mg इंटू एम ए। लेकिन इस केस में क्या होगा, यदि ऑब्जेक्ट अंदर है तो उसको तो लगता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, उसको तो क्या लगता है, इस ऑब्जेक्ट, यदि क्या लगता है उसको, स्टेडी लगेगा ना। जब ऑब्जेक्ट खुद अंदर आ गया, तब तब इसको क्या लगेगा, ये स्टेडी है, और ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो एक्सेलरेशन तो 0 मानेगा वो। अब 0 मानेगा तो जितना टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा उतना क्या होगा, ग्रेविटेशन नीचे होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को चेंज करने से स्ट्रिंग में लग रहा, ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऐसा है कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट सेम कंडीशन में पहले भी ऊपर जा रहा था, अभी भी ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है वो पहले देख रहा था कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसको देख रहा था, इसलिए उसने ये ऐड किया टेंशन में, उसको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसका भी टेंशन फोर्स लगेगा। लेकिन जब वो ऑब्जर्वर अंदर आ गया, उसके लिए ये एक्चुअली ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गई, अब उसके लिए यही दुनिया हो गई। तब वो, आप लीफ में जा रहे हो, आपके सामने वाला बंदा आपको क्या लगता है, स्टेडी लगता है। तो क्या ऐसा है कि आप मान रहे हो कि ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है। तो अब उस केस में ये अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि न्यूटन्स के जो लॉ थे, न्यूटन्स के लॉ हम इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई कर सकते, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई कर सकते नहीं है।
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए यदि न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करना है तो उसके लिए जो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स समझना पड़ेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं शूडो फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स। अभी मैं समझा रहा हूँ शूडो फोर्स है क्या। यस, क्या डाउट है हर्ष? સર આગળવાળું જે mg પ્લસ mg હતું ને हम्म, એ એકવાર એક્સપ્લેન કરો ને ખાલી। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बच्चों, अभी अभी ये भूल जाओ आप। ओके, मैं खाली बता रहा हूँ कि इसके अंदर टेंशन फोर्स लगेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन काम करेगा, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसलिए उसका भी खुद का एम होगा कि नहीं। जो ऐसे काम कर, ऐसे कर, समझ ले। एम ए इज इक्वल हम क्या लेते थे? टेंशन फोर्स माइनस एम जी लेते थे। याद कर अभी आगे वाला टॉपिक। ऑब्जेक्ट ये एक्सेलरेशन जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जो नेट फोर्स है टेंशन फोर्स। ये ऑब्जेक्ट का टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर ले जा रहा है ना, ये डोरी का टेंशन फोर्स ज्यादा है। अदरवाइज तो क्या होगा, यदि उसका वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, डोरी टूट जाएगी और ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। यानी कि उसका वेट कम है। कम क्या है? वेट, तो माइनस किया। अब इस केस के लिए हम कंपेयर करेंगे तो T इज इक्वल टू क्या मिले? mg प्लस ma। ये ए था, समझ में आया हर सब? यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है फॉर्मूला में, यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर अंदर घुस जाएगा तब उसके लिए ये ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तब हम कंपेयर करेगा, तब ये ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब है ऐसा, सिचुएशन एक ही चीज है, ऑब्जर्वर की जगह चेंज हो गई तो वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑब्जर्वर अंदर आया तो भी, पहले था तो भी ये टेंशन फोर्स इतना लग रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अंदर आया तब भी उसके ऊपर ऐसा ही फोर्स लग रहा है, तो फॉर्मूला क्यों चेंज हो गया इसमें टेंशन का? ये और ये यदि ऐसा हो रहा है, इसका मीनिंग न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि न्यूटन्स के लॉ खाली इनर्शियल फ्रेम के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, कि जब ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तब ही न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो सकते हैं। ऐसे केस के अंदर न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होंगे नहीं। बोलो क्लियर है अब? हाँ। पक्का ना सभी को? तो अब जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स है क्या? तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बताना शेयर कर रहा हूँ। आराम से देखो वीडियो। आवाज आ रही है ना? खाली चेक कर लो। ना हजी नहीं आती, हजी नहीं आई सर आवाज। In course. check. In this video, we will discuss about the motion of आयो two forces. Let us consider this situation. There is a railroad cart standing on a railway track. There are two observers. One is standing on the railroad cart while the other one is standing on the ground. Now suppose the cart starts to accelerate towards right. For the observer on the ground, the situation is very simple. The cart has started accelerating, so the cart along with the observer on the cart are moving ahead with some acceleration. The motion of the cart has no effect on the rocks scattered on the ground. This observation is in accordance with Newton's laws of motion. There is no horizontal force acting on the rocks, so the rocks are at rest. But for the observer on the cart, the situation is more complicated. Since he is standing on the cart, to him the cart will appear to be at rest. But the rocks on the ground will appear to be moving backward with the same acceleration as the acceleration of the cart. For him, the Newton's laws of motion is being violated. The rocks are moving without any horizontal force. Alternatively, we can say that to the observer on the cart, it will appear as if there are some forces acting on the rocks in backward direction, and because of these forces, everything is accelerating in backward direction. Of course, there is no force. Rocks appear to move only because the observer himself is accelerating. But in the frame, समझ में आया एक्चुअली? यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि मूव कब वो करेगा? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लगेगा फोर्स? कुछ फोर्स लगता है वो तो ही ऑब्जेक्ट मूव कर। लेकिन ये स्टोन एक्चुअली ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्टोन एक्चुअल में तो मूव कर ही नहीं रहे थे। एक्चुअल में क्या था, ये बंदा खुद मूव कर रहा था, यानी कि एक्सीलरेटेड से मोशन में जा रहा था। यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए सारे लॉ अप्लाई होते नहीं है, वो सारे लॉ जो न्यूटन्स के लॉ थे वो रॉन्ग हो जाएंगे। attached to the cart, there appears to be a force acting in opposite direction on all the objects. This force is called pseudo force.
Pseudo means false. Thus, it is a false force. It does not really exist. It appears only when our frame of reference is accelerating. In other words, whenever we are analyzing a situation from a frame that is accelerating, all bodies in that frame will experience an extra force, the pseudo force. When your frame of reference is accelerating in forward direction, all the objects will appear to be accelerating in backward direction. Therefore, the direction of pseudo force is always in direction opposite to the direction of acceleration of the frame. Also, if the frame is accelerating with acceleration a, all the objects at rest will appear to be moving with acceleration a in backward direction. So the apparent force must be equal to the product of mass of the object and acceleration of the frame. Then only it will be able to satisfy Newton's second law of motion. Hence, the magnitude of pseudo force is always equal to mass of the object into acceleration of the frame. To summarize, pseudo force does not really exist. It appears only when our frame of reference is accelerating. Its direction is always opposite to the direction of acceleration of the frame, and its magnitude is always equal to the product of mass of the object and acceleration of the frame. Pseudo force is not absolutely necessary to solve a question. Every question that requires pseudo force to solve can be solved without using pseudo force also. But in some cases, solving using pseudo force is more efficient. The frame which is not accelerating is called inertial frame, and the accelerating frame is usually called non-inertial frame. In the following examples, we will discuss situations where pseudo force may be used to solve the question, and we will also discuss how to solve those questions without a. समझ में आया कि नहीं? यहाँ ये बंदा क्या रहा है, स्टेडी है, तो इसके लिए ये फ्रेम पूरी क्या हो जाएगी, इनर्शियल फ्रेम. सारे लो सारे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और आंसर निकाल सकता है. लेकिन यदि ये केस के लिए यदि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो खुद मोशन में है तब वो अप्लाई होगे नहीं. स्यूडो फोर्स है क्या आपको पता चल गया. यहाँ फॉर्मूला उन्होंने बनाया था. स्यूडो फोर्स यानी कि एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इट्स फॉल्स. ऐसा फॉल्स क्यों लिखा है? ये एक्चुअली ऐसा है कि वो पूरा इमेजिनेशन है हमारा, ये कोई एक्चुअल फोर्स होता नहीं. इट डजंट एग्जिस्ट, अपीयर्स ओनली व्हेन फ्रेम इज एक्सेलरेट. कब लगता है? जब फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है. डायरेक्शन उसकी कहाँ होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में. जहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझ लिए ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? रिवर्स डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में. एक्सपीरियंस करना हो तो बस के अंदर बैठे हो, बस स्टार्ट होती है, आपके ऊपर कोई फोर्स लगा था, आपको ऐसा लग रहा है कि फोर्स लगा. ओके, क्यों लगा? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स. इनर्शिया नॉन इनर्शिया वाले जो सम हो गए उसके अंदर खास एक चीज खास ध्यान रखनी है कि वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है. अभी तक हमने जो भी सम सीखे वो इनर्शियल फ्रेम वाले सीखे थे. अब जो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले एग्जांपल सीखेंगे. ओके, प्लानिंग तो ऐसा था. स्यूडो फोर्स को हम यहीं प्रॉपर तरीके से मैं आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन लिमिटेड टू टाइम, विद इन 2 मिनट के अंदर मेरा एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है. सो ओके, हम ये जो टॉपिक है उसको डिटेल में सीखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे सारे टॉपिक. ओके, स्यूडो फोर्स को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. ओके, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन बाद में मैंने टाइम देखा तो लेट हो गया है, तो जस्ट अटेंडेंस ले रहा हूं मैं आपका. ओके ओके, चलो. तो आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? यदि डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में रखना, क्योंकि बहुत लेट हो गए, 1 ही मिनट बाकी है इसलिए, हो ना? ओके, तो लेक्चर एंड करूं मैं? ओके, चलो बाय. मैं नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो ये स्यूडो फोर्स के बारे में.